सेनापति बापट के नाम से मशहूर पांडुरंग महादेव बापट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय कड़ी थे। 1921 में हुए मूलशी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। सामाजिक वैज्ञानिक घनश्याम शाह की माने तो यह किसानों के जबरन विस्थापन के रूप पहला व्यवस्थित संघर्ष था। बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के परनेर शहर में एक निम्न मध्यम वर्गीय चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां इनकी मुलाकात उन दो व्यक्तियों से हुई जिन्होंने बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज बोए थे। इन दो व्यक्तियों में से एक थे क्रांतिकारी चापेकर क्लब के सदस्य दामोदर बलवंत भिड़े और दूसरे ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसिस विलियम बैन। इसी समय पुणे में भयंकर प्लेग फैला। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स रैंड की हत्या और शिव जयंती पर गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों का राजनीतिकरण जैसी घटनाओं ने बापट की राष्ट्रवादिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद बापट छात्रवृत्ति पाकर एडिनबर्ग के हैरियोट वॉट कॉलेज में पढ़ने इंग्लैंड चले गए। दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी इन इंडिया ने बापट को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के हो रहे शोषण से अवगत कराया। इसी समय उनका संपर्क कई प्रमुख ब्रिटिश समाजवादियों से भी हुआ और साथ ही वो कई रूसी क्रांतिकारियों से भी मिले जिन्होंने उन्हें बोल्शेविज्म से परिचित कराया। पर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण और लंदन के इंडिया हाउस उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक गतिविधियों का तत्कालीन केंद्र से जुड़े होने के कारण 1907 में उन्हें अपनी छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी। जब वे भारत लौटे तो उनकी मुलाकात वीडी सावरकर से हुई, जिनकी सलाह पर वो अपने रूसी सहयोगियों के साथ पेरिस चले गए और वहां विस्फोटक बनाने की तकनीक सीखी। बम बनाने की विधि सीखकर वो 1908 में बम मैनुअल के साथ भारत वापस लौट आए, जिसे देश भर के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से 2 रिवॉल्वर के साथ बांटा गया। हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी सशस्त्र विरोध इनका लक्ष्य बना रहा, पर यह संभव नहीं हो पाया। कुछ व्यक्तिगत आतंकवादी कार्य जरूर किए गए, पर इसे अंग्रेजों द्वारा बड़ी आसानी से कुचल दिया जाता है। अलीपोर्ट बम परीक्षण इसका उदाहरण है। बंगाल में चांदनगर के मेयर की हत्या के असफल प्रयास के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किए जाने लगा। ऐसे में बापट 2 सालों के लिए भूमिगत हो गए। आखिरकार 1912 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण 1915 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड कैशमैन के अनुसार बापट तब तक एक अनुभवी क्रांतिकारी बन चुके थे, पर तब तक हिंदू धर्म में भी उनका विश्वास बढ़ चुका था, जिससे आगे चलकर गांधीवाद को अपनाना उनके लिए आसान हो गया। जेल से रिहा होने के बाद वो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर पुणे में स्वतंत्रता के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने में लग गए। 1920 तक उन्होंने गांधी के स्वराज के दृष्टिकोण को अपना लिया था। इसी के अगले साल विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन मूलशी सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। शुरुआत में टाटा कंपनी बिना किसी कानूनी औपचारिकता के किसानों की जमीन में घुसाई और वहां खुदाई करनी शुरू कर दी, पर मूलशी पुणे के बहुत नजदीक था और उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र भी था। इसलिए जब एक किसान ने अपनी जमीन पर खुदाई का विरोध किया और एक अंग्रेज अफसर ने उसे बंदूक दिखाई, तब पूना में इसका मजबूत विरोध हुआ। उन्होंने आगे लिखा है, बांध का विरोध सुनिश्चित करने का नेतृत्व युवा कांग्रेसी नेता सेनापति बापट ने किया। बापट ने अपने अन्य साथियों के साथ बांध निर्माण को 1 साल तक रोकने में सफल रहे। तभी बंबई सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार टाटा मुआवजा देकर जमीन को ले सकती थी। अब इस बांध का विरोध 2 हिस्सों में बंट गया। पुणे के ब्राह्मण जमींदार, जिनकी मूलशी घाटी में कई जमीनें थी, मुआवजा लेने को तैयार हो गए, जबकि उन जमीनों पर किराया देने वाले व उनके नेता बापट इस संबंध परियोजना के बिल्कुल विरुद्ध थे। 3 साल तक चला यह विरोध पूर्णतः अहिंसात्मक था, पर बाद में इस निर्माण परियोजना पर उपद्रव मचाने के आरोप में बापट को गिरफ्तार कर लिया गया। यह निर्माण कार्य पूरा हो गया, पर इसके साथ गांधी के सत्याग्रह जैसे राजनीतिक सिद्धांतों को बढ़ावा तो मिला, पर साथ ही
शुद्ध सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों का जन्म भी हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद भी ये कई विचारों में गांधी व कांग्रेस के नेताओं के विरोध में रहे। दस्तावेज के अनुसार शुद्ध सत्याग्रह ना तो पूर्ण अहिंसा पर जोर देता है, ना ही पूर्ण हिंसा पर। यह हिंसा की अनुमति तब देता है जब वंचित लक्ष्य अहिंसा के मूल्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण दिखे। मुलशी सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार होने के बाद उन्हें 7 वर्ष जेल में काटने पड़े। 1931 में आखिरकार उन्हें रिहाई मिल गई। इसके बाद मुंबई में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित एक आम सभा में शामिल होने के कारण बापट को तीसरी बार जेल जाना पड़ा, जहां यह सभा हुई थी। उस सड़क का नाम आगे चलकर सेनापति बापट रोड रखा गया। 15 अगस्त 1947 को पुणे में पहली बार तिरंगा फहराने का सौभाग्य बापट को मिला। 87 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1967 को बापट ने दुनिया से विदा ले ली, पर उनकी यादों को 1964 में प्रकाशित अमर चित्रा कथा ने जीवंत कर दिया। 1977 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। बापट अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक थे, जिन पर किसी पार्टी या व्यक्तित्व विशेष का प्रभाव नहीं था। हैदराबाद सत्याग्रह में शामिल होना, बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के महाराष्ट्र की शाखा के अध्यक्ष पद को स्वीकार करना, गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में व संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लेना बापट के प्रचंड स्वभाव की पुष्टि करता है, जिसे उन्होंने समय पर दर्शाया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।